हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आई होप आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, जाना भी चाहिए। और स्पेशली जो लोग हमारे टेक्निकल क्लास से फर्स्ट सेमेस्टर जुड़े होंगे उनका बहुत ही अच्छा गया होगा। फिलहाल सेकंड सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स ए। किस किस ब्रांच को ये पढ़ना है? तो सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इस अप्लाइड फिजिक्स ए को हम लोग दो सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर हुए आप गौतम सर, मैं नितेश सर। सर आप लोग के साथ शुरू का जो 3 यूनिट है, मतलब यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं यूनिट 4 और यूनिट 5, जो 2 यूनिट है लास्ट का, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत के 3 यूनिट के बारे में सर अभी आपको बताएंगे कि उस यूनिट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक अगर ले सकते हैं तो ले सकते हैं। और फिर मैं आपको बाकी के 2 यूनिट के लिए जुड़ूंगा। तो सुनिए अपने गौतम सर से शुरू के 3 यूनिट के बारे में। आइए सर। धन्यवाद सर। चलिए, तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। तो अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का नाम आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो है सर अप्लाइड फिजिक्स 1। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि सर अप्लाइड फिजिक्स 1 अब या अप्लाइड फिजिक्स ए जो है, ये अप्लाइड फिजिक्स ए नाम सर कैसे आया सर? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे सर, वो पढ़े थे सिर्फ फिजिक्स। तो सर फिजिक्स के आगे अप्लाइड लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप फिजिक्स के उस पोर्शन से रूबरू होगे जो आपको अपने डेली लाइफ में अप्लाइड करते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाता है सर? अप्लाइड फिजिक्स हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि सर जो हमारे यूज में आने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि सर हम यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ना कि सर हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कि सर बीएससी का। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको वो चीज पता होना चाहिए कि जो आपके डेली लाइफ में कैसे यूज में आता है। तो अप्लाइड फिजिक्स ए में हम लोग फिजिक्स का ही वो पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि जो आपके डेली लाइफ में यूज में आता है। तो अगर बात करें अप्लाइड फिजिक्स 1 का, तो टोटल यहाँ पे आपको 5 यूनिट पढ़ना है। जैसे सर ने भी आपको बताया था कि टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, उसमें से 3 यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा और स्टार्टिंग का जो 3 यूनिट वो मैं पढ़ा दूंगा और लास्ट का जो 2 यूनिट है वो आपके नीतीश सर पढ़ाएंगे। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 का, तो यूनिट नंबर 1 में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है? तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब सबसे पहले बात ये आती है कि सर यूनिट नंबर 1 जो हमारा है, जिसमें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, तो आखिर सर इसको यूनिट नंबर 1 में क्यों रखा गया? तो सबसे पहले हम लोग इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, तो आप लोग मतलब हमेशा से जानते हो, क्या जानते हो कि सर जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको बोला कि भाई ये पेन है, तो आप बोले कि हाँ सर बिल्कुल ये पेन है। अगर मैं आपसे पूछा कि ये पेन जो है, इस पेन का लंबाई कितना है, अभी आप कुछ नहीं पढ़े थे फिर भी मैं आपसे पूछा कि सर ये जो पेन था, इस पेन का लंबाई कितना रहने वाला है, तो आप लोगों ने क्या बोला कि सर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, मतलब कुछ भी आपने बताया। तो हम बोले कि ठीक है भाई, तो आपने बता दिया कि ठीक है सर, इसका जो लंबाई रहने वाला है वो रहने वाला है 15 सेंटीमीटर। फिर मैं बोला कि जो पेन है, इस पेन का वजन जो है वो वजन कितना है, तब आपने क्या बोला कि सर इस पेन का जो मास है वो मास कितना रहने वाला है, तब आपने बता दिया कि सर मास जो रहने वाला है वो 100 ग्राम या 200 ग्राम, कुछ भी आपने बता दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आपने ऐसा नहीं बोला कि सर पेन का जो लंबाई था वो 15 ग्राम है या पेन का जो मास था वो 100 मीटर है, ऐसा आपने नहीं बोला। आपने क्या बोला कि सर पेन का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ के लिए आप एक स्पेसिफिक यूनिट का यूज कर रहे हो। वहीं अगर इसके मास का बात करें तो मास के लिए भी आप एक स्पेसिफिक यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि सर हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक यूनिट होगा। तो इसी यूनिट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यूनिट तो आपको समझ में आ गया कि सर हर एक फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो लेंथ हो, मास हो या किसी भी तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका सर कुछ ना कुछ तो यूनिट हमको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए हमको यूनिट के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। अब यूनिट के साथ साथ सर हमने इसमें मेजर किया और मेजर करके क्या बताया, 15 बताया या 100 बताया, मतलब सर इसका हमको मेजरमेंट भी करने का जरूरत पड़ रहा है। तो सर हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में तो चीज देख रहे हैं कि सर इसका लंबाई कितना है या इसका वजन जो है वो कितना है। तो इसीलिए अप्लाइड फिजिक्स 1 का जो सबसे पहला यूनिट आपको रखा गया है, वो पहला यूनिट रखा गया है यूनिट एंड मेजरमेंट, जहां पे हम लोग क्या सीखेंगे, यूनिट क्या क्या होगा और उसका कैसे मेजरमेंट करते हैं। अगर बात करें यूनिट नंबर 1 का, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको 5 सब टॉपिक जो है वो आपको कवर करना है।
अब उस 5 सब टॉपिक में जो पहला टॉपिक आपको है, वो पहला टॉपिक क्या है सर? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? तो सर फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो वही आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने क्या समझ लिया सर? कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, 2 तो आपको यहीं पे दिख रहा है। जैसे हम कितना सर स्पीड से चल रहे हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम सर बोल रहे हैं तो साउंड का इंटेंसिटी क्या है सर? वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप देख रहे हो तो सर कुछ ना कुछ तो लाइट आ रहा होगा, तो लाइट का सर स्पीड क्या होगा? लाइट का सर हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगा? तो ये सारा कुछ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन्हीं सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो 2 तरह के होंगे, या तो वो फंडामेंटल होंगे सर, या तो वो डिराइव्ड होंगे। फंडामेंटल आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल हमारे पास 7 हो सकता है, डिराइव्ड का तो सर कोई नंबर नहीं, वो इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसीलिए आगे आपको जो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी में, वो पढ़ना है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट के बारे में। और उसके साथ-साथ यहाँ पे आपको और पढ़ना होगा अलग-अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जो आपने पहले भी देख रखा होगा कि सर सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है। तो इन सारे सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के पहले पोर्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। अब इसके बाद जब हम लोग सेकंड पोर्शन में आएँगे, तो सर यूनिट नंबर 1 के सेकंड जो टॉपिक आएगा, सेकंड सब टॉपिक आएगा, उसमें आपको ये पढ़ना है कि सर जैसे आपने इसका मेज़रमेंट किया, तो आपने मेज़रमेंट किया तो बोल दिया सर 15 सेंटीमीटर। कोई एक आता है सर वो बोल देता है कि 15.1 सेंटीमीटर। कोई आकर के बोल देता है सर 15.2 सेंटीमीटर। तो आखिर इसमें से सही कौन-सा है? तो उसके लिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा एक्यूरेसी के बारे में। तो सेकंड जो पोर्शन आएगा उसमें आपको पढ़ना है सर एक्यूरेसी के बारे में। अब एक्यूरेसी में ही आपके पास आएगा कि सर प्रिसाइज़ वैल्यू क्या है? मतलब कौन-सा वैल्यू सही है? जैसे आपने देखा था ना कि कोई एक एरो है, मान लेते कोई एक आर्चरी का कॉम्पिटिशन चल रहा था, लोग आए, निशाना लगाए। अब एक आदमी जो है सर वो निशाना कुछ ऐसा-ऐसा लगा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इसका निशाना ना बिल्कुल प्रिसाइज़ है। एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट कब रहता? तो सर जब बिल्कुल जो टारगेट था अगर वो यहीं पे निशाना करता तब हम बोल देते कि ये एक्यूरेट भी है सर, प्रिसाइज़ भी है। अब एक आदमी आता है सर उसने ऐसा निशाना लगाया, क्या बोला कि एक निशाना यहाँ पे लगा रहा है, 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 फिर से यहाँ पे लगा रहा है। तो सर इसका एक्यूरेसी थोड़ा-सा तो बढ़िया है सर, लेकिन सर प्रिसाइज़ वैल्यू नहीं है। तो आगे हम लोग जब एक्यूरेसी और प्रिसिजन पढ़ेंगे तब वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वही आगे आपको पढ़ना है कि सर प्रिसिजन क्या होगा, और अगर सर हम लोग प्रिसाइज़ वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो गलती कर रहे हैं, तो वो गलती जो होगा वो गलती कैसा होगा, तो हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब एरर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे कि एरर जो आपके पास होगा वो 2 टाइप का होगा। एक को हम लोग बोल देते हैं सिस्टमैटिक एरर, एक को बोल देते हैं रैंडम एरर। नाम से ही पता चल रहा है कि सर एक कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, उसको बोलेंगे सर सिस्टमैटिक एरर। और सर जो बिल्कुल रैंडमली हो रहा है, जैसे लिखना चाहिए था हमको 5 ऐसे, बट मेरा आदत खराब था तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, तो हम लिखे तो 5 हैं, लेकिन आप इसको पढ़ रहे होंगे कितना? 8 सर। तो ये तो सर एक रैंडम मिस्टेक हो गया। तो वही चीज़ हम लोग आगे चल कर के देखेंगे कि सर क्या होता है सिस्टमैटिक एरर, क्या होता है रैंडम एरर। तो इन सारी चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि सर अगर मान लेते हैं कि गलती हमारे पास हो गया, तो अब तो उस गलती को दूर करना भी तो सीखना होगा। तो आगे आपको यहीं पे यही पढ़ना है कि सर मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर, कि आप एरर को कैसे निकालोगे, कितना एरर हो रहा है। अब उसी एरर को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, उन सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके साथ-साथ अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन एरर्स का आप मेज़रमेंट कैसे करते हो? एरर जो है सर वो एडिशन में कैसे प्रोपेगेट करेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन में कैसे प्रोपेगेट करेगा, या डिवीज़न में कैसे प्रोपेगेट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्रोपेगेट करेगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ये मान लेते हैं कि सर ये लंबाई इसका कितना था सर? तो इसका लंबाई था सर 15। आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो 15 प्लस माइनस मान लेते हैं कि हमने कुछ लिख दिया कि सर 0.1 का एरर हो सकता है। जैसे आपसे भी बोला जाता है ना, तो क्या आप बोलते हैं कितना? जैसे आप सब्ज़ी लेने गए, तो सब्ज़ी लेने गए तो मम्मी से पूछे कि भैया, मम्मी ने बोला आपको कि धनिया लेकर के आना। तो आप बोले ठीक है मम्मी पैसा दे दो। तो मम्मी बोली कि कैसे रुपए धनिया मार्केट में चल रहा है? तो अब आपको तो याद नहीं था, तो आपने क्या बोला कि ठीक है मम्मी ₹15 दे रहा था, ₹15 का 100 ग्राम, ऐसा करो कि अब ₹2 ₹1 ज़्यादा दे कम दे दो, उसी के रेंज में होगा। तो आप क्या बोल रहे हो कि 15 के रूप में आप सर्टेन हो, और ₹1 ₹2 ज़्यादा या कम हो सकता है। तो यही जो चीज़ है, यही चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो एरर है वो एडिशन में कैसे बढ़ेगा, या सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा, डिवीजन में कैसे होगा, उन सारे चीज़ के बारे में हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लड़का लिख रहा है सर कि 4.8, कोई एक लिख रहा है सर 4.80, कोई लिख रहा है सर 04.80, कोई लिख रहा है सर 04.8। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सब जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू तो 4.8 4.8 4.8 4.8 ही है। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि सर सिग्निफिकेंसी क्या होता है। कोई जो हम लोग नंबर लिख रहे हैं, उस नंबर का सिग्निफिकेंसी कितना है। तो जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे कि सर आखिर इनमें से क्या ये सारे जो वैल्यू हैं सबका सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही है, या सिग्निफिकेंट फिगर कुछ अलग अलग है। तो वो चीज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक आपके पास यूनिट का खेल चला।
अब हम लोग बात कर लेंगे डायमेंशन का। अब डायमेंशन क्या, तो आपने ना 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि सर जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग सर कैसे लिख देते हैं डायमेंशन के फॉर्म में, तो सर ऐसे लिख दिया। कोई लिख दिया मास, तो मास को डायमेंशन के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। जैसे सर फोर्स था, तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को सर लिख देते हैं एम, एक्सेलरेशन को लिख देते हैं सर एल टी का पावर -2। तो ये एक तरह का क्या आ गया सर, डायमेंशन हो गया। तो ये डायमेंशन कैसे लिखते हैं, डायमेंशन का फॉर्मूला कैसे होगा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का, तो इन सारे चीज के बारे में हम लोग डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन ए इक्वेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो थोड़ा सा एक बस आइडिया दे देता हूं आपको, बाकी जब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या, कि सर बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि सर एस इक्वल टू क्या होता है सर, यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। यही चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, आपने भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जब आप पढ़ रहे थे एस इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, तो वहां पे आपने क्या देखा था कि सर एस मेरे पास होता है सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड। तो सर डिस्टेंस मतलब एक तरह से सर वो लेंथ हो गया, तो डिस्टेंस के लिए मैंने सर एक लिख दिया लेंथ। यहाँ पे आपने क्या देखा सर कि u मेरे पास होता था सर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करते थे क्या सर, मीटर पर सेकंड, तो एल टी का पावर -1। और एक आ गया सर टाइम, तो टाइम के लिए हो गया सर टी। तो यहाँ से भी जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से तो निकल करके एल ही आ गया। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सर जो भी आपके पास क्वांटिटी किसी भी इक्वेशन में यूज हो रहा है, तो हर एक टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। बाकी जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे तो वहां पे इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर ये डायमेंशन एनालिसिस का क्या क्या यूज होता है। तो वहां पे हम लोग 3 यूज के बारे में पढ़ेंगे। पहला यूज जो आपके पास रहेगा तो वो रहेगा कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम यूनिट टू अनदर सिस्टम। जो यहाँ पे आपने पढ़ा है ना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट की, एफपीएस क्या होगा, सीजीएस क्या होगा, एमकेएस क्या होगा, तो उसी का कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर सीजीएस से एमकेएस में बदलना होगा तब कैसे बदलेंगे, सीजीएस से एफपीएस में बदलना होगा तब कैसे बदलेंगे, एफपीएस से सीजीएस में बदलना होगा तब कैसे बदलेंगे। तो उन सब का कन्वर्जन जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन आपके पास आ गया क्या, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम से अनदर सिस्टम। दूसरा जो इसका यूज होता है वो यूज होता है क्या कि करेक्शन ऑफ इक्वेशन। अगर आपने जो इक्वेशन लिखा, जैसे यही इक्वेशन था एस इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, किसी का इक्वेशन याद नहीं रहता वो लिख देता एस इक्वल टू यूटी प्लस का 280 स्क्वायर। तो सर अब ये इक्वेशन गलत है कि सही है, अगर गलत है तो इसको कैसे सही करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज लेते हैं। तो दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करेक्शंस ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को करेक्ट कैसे करेंगे। और तीसरा जो इसका यूज आ जाता है वो आ जाता है कि अलग अलग इक्वेशन को डिराइव करना। तो तीसरा यूज हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेरिवेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, की कैसे हम लोग उसको इक्वेशन को डिराइव करें। और लास्टली जो आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि सर पुराने जमाने के जो लोग थे वो कैसे मेजरमेंट करते थे। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि सर एंशिएंट जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर जैसे जंतर मंतर के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज जाकर के यूट्यूब पे जरूर से सर्च कीजिएगा कि सर जंतर मंतर से कैसे हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते थे। तो वही लिखा गया है कि जो हमारे पास सर चक्र, जो चक्र था, चक्र से कैसे हम लोग समय का मेजरमेंट करते थे, या फिर जो हमारे पास धनु यंत्र था, धनु यंत्र होगा वाई एन, तो धनु यंत्र था उससे हम लोग कैसे मेजरमेंट करते थे। उसी तरह से सर जो हमारे पास शास्त्री था या से जो फल के यंत्र था, वो यंत्र कैसे थे, उनसे कैसे हम लोग मेजरमेंट लेते थे, उन्हीं सारे मेजरमेंट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो एक बेसिक्स आइडिया आपको क्या लग गया कि सर यूनिट नंबर 1 इज ऑल अबाउट यूनिट एंड मेजरमेंट, कि यूनिट हमारे पास क्या होगा और मेजरमेंट जो लेंगे वो मेजरमेंट कैसे लेंगे, अगर मेजरमेंट लेते समय गलती हो रहा है तो उस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो यही सारा का सारा चीज था आपके पास यूनिट नंबर 1 में। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यूनिट नंबर 1 के बाद जब बात करते हैं तो सर आपके पास आता है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 का अगर हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 2 में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है 2 टॉपिक। तो यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक कौन कौन सा है, तो सर एक पढ़ना है आपको सर्कुलर मोशन और एक आपको पढ़ना है रोटेशनल मोशन। तो यूनिट नंबर 2 में सर हम लोग सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को कवर करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 का, तो सर यूनिट नंबर 2 में हमको सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है और रोटेशनल मोशन भी पढ़ना है। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अभी बस एक ब्रीफ आइडिया समझिए। जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि कोई एक पाथ था जिस पे आप चलना स्टार्ट किए। मान लेते हैं कि सर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए ए से, और कुछ दूर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते 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 आप कहाँ पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। तो ए से चलना आपने स्टार्ट किया और कहाँ पे आपने पहुंचा है सर, आप बी पे पहुंच गए हो।
तो अगर हम बात करें कि सर ये ठीक है, ये तो अभी हम लोग सर एक लाइन पे ही चल रहे हैं। तो अगर आप एक लाइन पे चलते हो तो सर वो तो एक तरह से आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या लीनियर मोशन हो जाता है। तो सर इसमें सर्कुलर कहाँ पे आया? तो सर्कुलर ऐसे आया कि सर अगर ये जो पाथ है, अगर वो सर्कुलर पाथ होता तो किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होता, और इस सर्किल में सर आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए हो और यहाँ तक चले हो, तो कितना एंगल से आप रोटेट किए हो, यही चीज आपका कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसी एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे, वो बन जाएगा सर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन सारे चीज के बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वही लिखा गया है कि सर सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, उसी के साथ साथ सर ये कितना बार रोटेट कर रहा है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि जब ओमेगा लिखाएंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे आपको फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n करके, यही आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इन सारे चीज के बारे में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। अब चूंकि अलग अलग टर्म पढ़ रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन भी तो होगा। तो उन सारे रिलेशन के बारे में भी यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि सर रिलेशन क्या होगा एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, या एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, या एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये सारे चीज आपके पास यूनिट नंबर 2 के पहला जो सब पार्ट है उसमें आपको कवर करना है। अब जैसे ही आपने एंगुलर मोशन पढ़ लिया, तो वहां पे एक चीज आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सर जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सर्कुलर पाथ पे अगर हम मूव कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है या स्ट्रेट पाथ पे भी मूव करता है, तब भी याद रखिए क्या कि सर जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, अगर उसके पास कुछ मास है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो सर सेंटर से अबे एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना लगता है सर? तो वो फोर्स लगता है सर mv² / r। अब यहाँ पे m क्या हो गया सर? इस पार्टिकल का मास। जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो वेलोसिटी हो गया। r क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया सर। तो ये फोर्स क्या करता है सर? इसको सेंटर से अवे के तरफ लगता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? ऐसा नहीं कि स्ट्रेट में नहीं होता है, स्ट्रेट में भी होता है, बट स्ट्रेट लाइन के केस में रेडियस जो आपके पास हो जाता है सर, वो हो जाता है इनफाइनाइट। अब रेडियस इनफाइनाइट हो जाने के कारण mv² / r करते हैं, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे आपको पता है कि वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इसीलिए स्ट्रेट मोशन में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल के बारे में बात नहीं करते हैं। बट जैसे ही किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, उसका एक फाइनाइट रेडियस होने के कारण हम लोग यहाँ पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अब एज सिविल इंजीनियर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एज ए सिविल इंजीनियर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आगे चल करके आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे, और हाईवे इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ोगे? तो आप रोड का डिजाइनिंग करना सीखोगे। और जब आप रोड का डिजाइनिंग करना सीखोगे, तो मान लेते हैं कि कोई सर एक सीधा सीधा रोड आता। अब जैसे जैसे सीधा सीधा रोड आ रहा था सर, तो अचानक से क्या हुआ सर कि जगह का कमी था, तो हमको रोड को सर वेंड करना पड़ गया। अब जैसे ही आपने रोड को वेंड किया, तो सर यहाँ पे तो अब सर एक सर्कल जैसा बन गया। तो सर यहाँ पे अगर कोई व्हीकल अभी तक चलते हुए आ रहा था, तब तक तो सर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही सर्कुलर पाथ पे आएगा, तो सर एक फोर्स लगने लग जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब तो ये क्या करेगा? इस गाड़ी को सर उठा करके बाहर फेंक देगा। तो अब ये गाड़ी उठ करके बाहर ना चला जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो आउटर एज है सर, इसके आउटर एज को हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। इसके आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं सर? ऊपर की तरफ उठा देते हैं। मतलब रोड अब आपका ऐसे ढलाव टाइप का हो गया। मतलब आउटर एज सर ऊपर उठ गया, और अंदर वाला रोड जो है सर वो नीचे की तरफ ही है। तो रेजिंग ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, यही आपका कहलाता है सर क्या? तो इसी को बोल देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब रोड को सर हमने इतना से उठा दिया। तो आपको यहाँ पे यही चीज पढ़ना है कि सर बैंकिंग ऑफ रोड क्या होगा। या तो सर आप सर्कुलर ट्रैक पे चलोगे तो रोड को उठा दोगे, या फिर आप अपने आप को बेंड कर लेते हो। तो यहाँ पे दूसरा चीज आपको पढ़ना है कि बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट या बेंडिंग ऑफ राइडर। ठीक है सर, जब कोई भी सर्कुलर पाथ पे आता है, तो कोई अपने आप को क्यों मोड़ लेता है। तो यहाँ पे हम लोग बेंडिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे पढ़ना है, अब हम लोग आ जाते हैं सर, सर्कुलर मोशन कवर कर लिया, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन का अगर हम लोग बात करें, तो जैसे आपने देखा होगा कि सर पंखा चल रहा है। अगर सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में बात करें, तो सर मान लेते हैं कि आप घर बनाए। अब घर बनाए तो अब आप घर का क्या करोगे सर? एक दरवाजा भी बनाओगे। तो कभी आपने सोचा है क्या कि दरवाजा का जो हैंडल रहता है सर, वो बाहर ही क्यों लगा हुआ रहता है?
कभी आपने नहीं देखा होगा कि जो दरवाजा हैंडल जो पकड़ के खींचने वाला है वो दरवाजा में कहीं अंदर लगाया गया है, कभी नहीं आपने सोचा होगा या कभी आपने नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि सर जैसे मान लेते हैं कि यही मेरे पास दरवाजा रहता, अगर इस हैंडल को पकड़ के या तो खींचेंगे या तो धक्का देंगे, तो यहाँ से आप क्या देखते हो कि सर जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे डिस्टेंस जो है सर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पे एक टर्म आएगा जिसको बोल देते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर? कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। अब इस टॉर्क का वैल्यू ज्यादा लगेगा और यही टॉर्क रोटेशन लेकर के आएगा, इस दरवाजे को ऐसे ऐसे रोटेट करवाएगा, जैसे पंखा भी आपका रोटेट कर रहा है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर रोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग को पढ़ना, क्योंकि इसी चीज का आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि सर जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा सर उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतना आसानी से आपका दरवाजा जो है सर वो खुल या बंद हो सकता है। तो यहाँ पे आपको रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन के बारे में पढ़ना है। तो वही आपके पास आ जाता है क्या कि सर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होगा। यहाँ पे आप पढ़ोगे टॉर्क के बारे में। अब टॉर्क के बारे में उसके बाद सर एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम पढ़ते थे एंगुलर मोमेंटम पढ़ना होगा। जैसे आप मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ते थे सिंपल फिजिक्स में, तो इसी तरह से यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना होगा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखना होगा। तो वही लिखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसका एप्लीकेशन। उसके साथ साथ आपको और क्या पढ़ना? तो सर जैसे हम लोग पढ़ते थे सिंपल तो मास पढ़ते थे, तो उसी चीज को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, तो वो सारे चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा। इसका सिर्फ आपको लिखा गया है स्टेटमेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये आपके पास क्या होगा कि सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रॉड का क्या होगा, रिंग का क्या होगा, ये सबका बस आपको फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो इन सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कब? जब यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे होंगे तब। अब बस ना, चूंकि देखिए अगर मैं हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो बस मैं आपको ना चीजों से रिलेट करवाना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग को पढ़ना क्या है, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो एक आइडिया रहे कि हाँ सर पूरे सिलेबस में हमारे पास ये चीज है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि अगर जैसे मान लेते कि मैं आपके आंख के ऊपर एक पट्टी बांध करके और ऐसे बोल दूंगा कि आप दौड़ते रह जाइए, तो आपको कुछ था पता नहीं लगेगा। तो आपको अगर जिस रास्ते पे चलना है तो कम से कम वो रास्ता तो एक बार देखा हुआ होना चाहिए, तब तो आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि हाँ सर ये चीज जो है जो हमको कवर करना है। तो इसीलिए सिलेबस का मैं एक एक लाइन आपको बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ सर हमारे लाइफ में जो है यही रास्ता है, इसी रास्ता पे चलना है। तो ये आपके पास हो गया यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 के बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो यूनिट नंबर 3 का अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आपके पास दो टॉपिक पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा पढ़ना है आपके पास हीट। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है वो दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। अब वो दो टॉपिक आपके पास कौन कौन सा हो गया? तो एक हो गया सर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आपके पास मैटर भी आ जाएगा और फ्लूइड भी आ जाएगा, दोनों चीज के बारे में पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपके पास पढ़ना है क्या? तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हीट भी पढ़ना है। तो अगर हम बात करें सिलेबस का, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है सर। तो सबसे पहले पढ़ना है सर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और उसके साथ साथ एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर हीट। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में सबसे पहले आपको पढ़ना है सर इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होगा? तो जैसे आपके पास एक रबर था सर, आपने रबर पे फोर्स लगाया सर, फोर्स लगा करके रबर को सर आपने क्या किया, खींच दिया। तो खींचने के कारण सर ये लंबा हो गया, लेकिन जैसे ही खींचना छोड़ोगे वापस से रबर अपने ओरिजिनल शेप में साइज में आ जा रहा है। तो कोई भी मटेरियल जिसपे अगर आप लोड लगा रहे थे वो डिफॉर्म कर रहा था, वो लंबा हो रहा था या छोटा हो रहा था, जैसे ही लोड को हटा दे रहे थे वापस से वो अपने शेप में आ जा रहा था। जैसे स्प्रिंग का ही बात किए तो स्प्रिंग पे जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग आपके पास क्या होगा सर? स्प्रिंग आपके पास कंप्रेस हो गया, लेकिन जैसे ही फोर्स को हटाए वापस से स्प्रिंग आपके पास ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया। तो किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने शेप या साइज में होने वाले चेंज को वापस से रिगेन कर लेता है, वही आपका क्या कहलाएगा सर? इलास्टिसिटी कहलाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तब। अब इसी इलास्टिसिटी में आपको ना अलग अलग टर्म देखने को मिलेगा। कैसे सर? जैसे यही मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मटेरियल रहता, इसी मटेरियल पे हमने सर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के कारण ये मटेरियल क्या होगा सर? ये मटेरियल तो सर लंबा होगा। बट आपको पता है कि सर कोई भी मटेरियल जो हमारे पास है सर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर, सॉरी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे सर? एक दूसरे को सर, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मॉलिक्यूल्स मतलब इसको ऐसे सिंपली समझिए, आपका बॉडी, ये पूरा बॉडी हो गया और आपके अंदर वाले जो ऑर्गन हो गए वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जैसे ही आपके पास मान लेते हो कि मैं आपके हाथ को खींचता, तो आपके जो अंदर का जो बॉडी का पार्ट है वो क्या करेगा? हाथ को खींचने तो देगा नहीं। तो उसी तरह से जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा था, फोर्स लगा करके इसको लंबा करना चाह रहा था, तो मॉलिक्यूल्स इसको लंबा तो होने देगा नहीं। तो ये जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो फोर्स को कुछ ना कुछ तो रेसिस्ट कर रहा होगा। तो जो रेसिस्ट कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के करस्पॉन्डिंग कैसे आ रहा है, वहां से एक नया टर्म रिप्रेजेंट होकर के आएगा जिसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रेस।
तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि सर हमारे पास स्ट्रेस क्या होगा। अब चूंकि इसका लंबाई सर बढ़ गया है तो कितना लंबाई में इसका चेंज आया है और प्लस में ओरिजिनल लंबाई कितना था, तो ये जो चेंज कितना हुआ और ओरिजिनल कितना था, इसी रेशियो को हम लोग बोल देते हैं सर स्ट्रेन। तो वहां पे हम लोग एक नया टर्म पढ़ेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, और इन्हीं दोनों के बीच में एक रिलेशन देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक्स। तो हुक्स ने क्या बोल दिया था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो ये सारी चीज के बारे में जब हम लोग हुक्स के बारे में पढ़ेंगे या हुक्स लॉ पढ़ेंगे तब वहां पे देख लेंगे। अब आपको पता है कि सर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आएगा और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोल देते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिंपली बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे आपको यही पढ़ना होगा कि सर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है सर वो क्या होता है, या यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में अलग अलग के बारे में कि सर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा। उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास अलग अलग मॉडुलस आएगा, एक यंग्स मॉडुलस आएगा, एक बल्क मॉडुलस आएगा, एक शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका, तो यंग्स मॉडुलस को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्क मॉडुलस को के से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एन या जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सर ई जी और के में क्या रिलेशन होता है, वहां पे एक नया टर्म निकल करके आएगा पॉइजन्स रेशियो। मतलब बहुत सारा जो टर्म है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये सारा टर्म आप पहली बार नाम सुन रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा सर क्या क्या लिखा गया है, लेकिन जब हम लोग इस सब सारी चीज को पढ़ेंगे ना तब वहां से आपको मतलब बोला जाता है ना कि बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आएगा हर एक चीज। वहां से आपको फिर रियलाइज होगा कि हाँ भाई फिजिक्स भी कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या होगा, तो यूनिट नंबर 3 का पहला पोर्शन। अब इसी यूनिट नंबर 3 में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आगे और क्या पढ़ना है कि सर पॉइजन्स रेशियो, जैसे मैंने आपको बता दिया स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कैसा होगा, तो इस सारे कर्व के बारे में बताएंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व आता है वो कर्व आपके पास कैसा बनेगा। तो ये आपके पास इलास्टिसिटी का एक बेसिक सा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ सर कैसा मेरे पास इलास्टिसिटी होता है। अब इलास्टिसिटी मतलब सर अभी हम लोग सॉलिड बॉडी का बात कर रहे थे, अब वही लिक्विड बॉडी का बात करेंगे तो वहां पे आपके पास एक नेचर आएगा जिसको हम लोग बोल देते हैं सर सरफेस टेंशन। तो सर सरफेस टेंशन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा कोहेसिव फोर्स कहलाएगा, अलग अलग के बीच में लगेगा एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो सर कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। मतलब ये बहुत सारा चीज के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। यही एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बनेगा, ये सारा चीज एसिड फॉर्मूला क्या होगा वहां पे हम लोग पढ़ाएंगे कि एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन में रो जी डी, ऐसा करके आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला ना जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ वैसे ही जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा ना बिल्कुल आपका मतलब ऑन द टंग होगा वो फॉर्मूला। मतलब क्या मैं बोलूं आपको, जब आप पढ़िएगा तो वो चीज को आप खुद से रिलेट कर पाइएगा कि हाँ सर क्या होता है फिजिक्स कैसे, मतलब बिल्कुल घोर करके पी जाना जिसको बोलते हैं ना वैसा हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है। जैसे आपने देखा ना कि सर मान लेते हैं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन जो है, या फिर ऐसे देखते होंगे आप लोग क्या कि सर जो छोटा जो बच्चा लोग है ना सर वो सर बबल से खेलता है, ऐसे फूकता है तो एक सर बबल निकल जाता है बहुत सारा, तो बबल क्यों बन जाता है, तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन जो है वो पढ़ रहे होंगे तब। उसी तरह से आपने देखा होगा क्या कि सर अगर एक गद्दी का बात करें जिसको फोम हम लोग बोलते हैं, या रसगुल्ला आपने खाया होगा, तो सर रसगुल्ला को जैसे ही सर हम लोग निचोड़ते हैं सारा रस बाहर आ जाता है, वापस से रस में डालते हैं तो वापस से सर रस का पानी इसमें आ जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाता है सर कैपिलरी एक्शन। अब बोलिएगा कि सर हम लोग तो सिविल इंजीनियर हैं या हम लोग तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम लोग को कैपिलरी एक्शन पढ़ने का क्या क्यों जरूरत पड़ गया, तो भैया आप आगे चल करके सॉइल मैकेनिक्स भी तो पढ़ोगे। अब सॉइल मैकेनिक्स में क्या होगा कि सर ये मिट्टी है और मिट्टी के नीचे तो सर पानी है, तो पानी मिट्टी के अंदर भी तो कैपिलरी राइज करेगा। तो इसी के लिए आपको यहाँ पे कैपिलरी एक्शन से रूबरू करवाया जा रहा है ताकि आगे चल करके जब आप सॉइल के बारे में मिट्टी के बारे में सॉइल मैकेनिक्स पढ़ो तो वहां से इस चीजों को आप रिलेट कर सको। अब इन्हीं सब चीज पे सर क्या आएगा इफेक्ट टेम्परेचर का, क्योंकि सर जैसे मिट्टी टेम्परेचर में रहता है उसी तरह से सर अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन में मेरे पास बॉडी भी रहेगा, तो उसमें आपके पास सरफेस टेंशन का क्या इफेक्ट आएगा वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा या इंप्योरिटी का इफेक्ट क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो लास्टली पढ़ना है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया एक बोतल पानी लो और एक बोतल तेल लो, एक बोतल मर्क्यूरी लो, अलग अलग सब्सटेंस हम आपको दे दें और बोले कि भाई सबको गिराओ, जैसे पानी को गिरा दीजिए या पेंट को गिरा दीजिए या फिर जो आपके पास हनी होता है हनी को गिरा दीजिए, तब आप क्या देखिएगा कि सर पानी अलग स्पीड से बह रहा है, मध जो है या जो हनी जो है वो अलग स्पीड से बह रहा है, या जो ब्लड है सर वो अलग स्पीड से बह रहा है। तो सर कोई गाढ़ा है कोई पतला है, तो कौन सा चीज कितना गाढ़ा या कितना पतला है वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे विस्कोसिटी में डिस्कस करेंगे। तो वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि सर विस्कोसिटी क्या होता है, या फिर सर मतलब विस्कोसिटी का कोफिशिएंट क्या होता है, वहां पे हम लोगों को पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो वहां पे देखिएगा कि टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, तो यही जो म्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी को बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। अब क्रिटिकल वेलोसिटी को प्रैक्टिकली समझिए कि ऐसे सर, जैसे मान लीजिए हम आपको बोल देते क्या, ये एक पत्थर है, अब पत्थर को हम गिरा रहे हैं, तो सर पत्थर को गिरा रहे हैं, अब पत्थर को पानी में गिरा दिए तो एक पत्थर जो गिर रहा है सो, और एक हमने क्या किया कि जो वो आता है ना थर्मोकोल, अब थर्मोकोल का हम लोग क्या करते कि एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके आपको देते और बोलते कि उसको भाई इस पानी में आप गिराइए, तो सर थर्मोकोल अलग अलग स्पीड से ऐसे 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 मूव करके गिरता, जबकि जो पत्थर तो जाता था वो डायरेक्ट गिर जाता। तो सर ये आखिर ऐसे ऐसे क्यों मूव कर रहा है, उन सारी चीज के बारे में जब हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको इस चीज को समझ में आएगा। वहीं से एक निकल करके आएगा फॉर्मूला जिसको बोल देते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि रो वी डी बाई म्यू करके ऐसा एक फॉर्मूला आएगा। अभी क्या होगा, कैसे होगा, रो क्या होगा, वी क्या होगा, डी क्या होगा, म्यू क्या होगा, ये सारा चीज आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप यूनिट नंबर 3 का ये सारा टॉपिक पढ़ोगे तब। अब वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। जैसे आपने नल खोला, अब नल खोलोगे तो कभी कभी आप देखिए क्या कि पानी बिल्कुल ना आवाज कर कर करके पानी निकलता है, मतलब रेगुलर फ्लो नहीं निकल रहा, पानी निकल रहा है, ढक 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 आवाज आ रहा है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा सर। और लेमिनार फ्लो मतलब क्या, एक बार जैसे मान लेते हैं पानी गिर रहा है, आराम से स्मूथली पानी गिर रहा है, तो वो लेमिनार फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, इन सारे चीज के बारे में आप लोग को पढ़ना है। स्पेशली मैकेनिकल वाले जो होंगे वो इस पे ना विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आगे चल करके आप लोग टरबाइन डिजाइन कीजिएगा या जेट डिजाइन कीजिएगा तो वहां पे आपको जो पानी आएगा, वो पानी जो गिर रहा होगा उसके कारण टरबाइन का कैसे मोशन आएगा, तो उन सब चीज के लिए स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला रहता है। अगेन अगर हम बात करें किसका, तो सर टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जैसे बारिश का बूंद सर, अब आपको पता है कि सर जैसे जैसे सर कोई पार्टिकल नीचे गिरते जाता है उसका वेलोसिटी तो सर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो सर आपको से देखिए ना, बॉल जो है, एक बॉल को छोड़िए तो स्टार्टिंग में धीरे 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 आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा 10th में कि सर वेलोसिटी होता है वो अंडर द रूट ऑफ 2gh के बराबर होता है, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा वेलोसिटी। तो सर उस हिसाब से जो रेन ड्रॉप होना चाहिए वो तो बहुत ऊपर से गिर रहा है सर, उसका वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसको तो इंसान को चीर करके बाहर निकल जाना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है। आप तो बिल्कुल बारिश में मजे से ऐसे हाथ में लेकर के बारिश के बूंद को देखते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर कौन कौन सा जो फैक्टर है वो बारिश के पानी के बूंद को वेलोसिटी को बढ़ने से रोकता है। तो वो सारा चीज जब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ रहे होंगे वहां पे देखेंगे। इसी से मिलता जुलता एक स्टोक्स लॉ आएगा, उसको देखेंगे, और इन सारे चीज पे क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर का, उन सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे होंगे तब। अब चूंकि ये वीडियो बहुत, मतलब मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो, तो हर एक टर्म को यही पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल भी नहीं है और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो बस मैं आपको हर एक टर्म से रूबरू करवाने के लिए बस एक हर एक टर्म जो है वो आपको बताते चल रहा हूँ। अब लास्टली जब हम लोग बात करेंगे तो इसी चैप्टर में एक अलग चीज पढ़ना जिसको हम लोग बोल देते हैं हीट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आप अभी तक तो आप लोग को लगता होगा सर हीट या टेम्परेचर दोनों सेम ही चीज है, बट जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे आपको समझाएंगे कि सर हीट और टेम्परेचर कैसे दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे मैंने खुद से सोचा, मतलब खुद से एक चीज समझिए, जैसे मान लेते सर एक चूल्हा मेरे पास है सर, इसी चूल्हा पे हमने क्या किया सर, एक बर्तन को बैठाया, अब बर्तन में सर हमने क्या किया, पानी को गर्म किया। अब यहाँ पे समझिए, और यहाँ पे सर आप खड़े हो, यहाँ पे आप हाथ से क्या कर, ठंडा का मौसम था तो ये आग आप ताप रहे थे। तो अब एक बार देखिए, ये जो आग है सर ये बर्तन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो इसको हम लोग बोल देंगे सर कंडक्शन। उसी तरह से आप क्या देख रहे हो कि पहले पर सर नीचे वाला पानी गर्म होगा फिर ऊपर वाला पानी गर्म होगा, तो नीचे वाला पानी गर्म हो करके ऊपर जाएगा, ऊपर वाला जो भारी वाला रहेगा वो नीचे आते जाएगा। तो ये जिसमें डायरेक्ट हीट का कांटेक्ट नहीं है बट फिर भी नीचे वाला गर्म होकर के ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, उसको बोल देंगे सर कन्वेक्शन। आप यहाँ पे खड़े थे तो ये जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में आपके पास पहुंचेगा, उसको बोल देंगे रेडिएशन। तो ये सारा चीज हम लोग वहां पे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे हीट के बारे में। अब उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि सर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जब ये यूनिट पढ़ रहे होंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से आपके पास पूछा जाएगा कि सर अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एक को हम लोग बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसी तरह से बीटा को बोल देते हैं सरफेस का, और गामा को बोल देते हैं वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो सारा रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, तो यूनिट नंबर 3 के 4th पोर्शन में। तो ये आपके पास जो 3 यूनिट है वो 3 यूनिट मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहां पे हम लोग देख लिए कि सर क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। अब इसके बाद जो बाकी के बचे जो 2 यूनिट है, वो बाकी के बचे 2 यूनिट जो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 है, वो आपको पढ़ाएंगे नितेश सर। तो अब हम लोग समझते हैं कि सर जो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो वो एक बेटर ढंग से आपको समझा पाएंगे नितेश सर। तो चलिए हम लोग अभी हैंड ओवर करेंगे किनको, नितेश सर को।
तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि गौतम सर आप लोगों को 3 यूनिट पढ़ाए, तो 3 यूनिट आपसे डिस्कस किए कि इस तीनों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। वैसे ही जो आपका बाद का 2 यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि यूनिट 4 और 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस टाइप का टॉपिक है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देखें कि यूनिट 2 में आपको 2 टाइप का मोशन पढ़ना था, एक सर्कुलर मोशन सर बताए, रोटेशनल मोशन। वैसे ही एक टाइप का अनदर मोशन होता है, दैट इज एसएचएम। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में एसएचएम। ठीक है। ये किस टाइप का मोशन होता है, इसमें ऑब्जेक्ट किस टाइप से मूव करेगी, किस टाइप से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जैसे दीवाल घड़ी में जो पेंडुलम होता है, जैसे मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिए शो किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट किस टाइप से मोशन करेगा, किस टाइप से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए यहां पे एक पेंडुलम का एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि एक पेंडुलम में एक हमारा बॉब रहता है, एक स्ट्रिंग से फिक्स किया रहता है, और इस टाइप से वो पीरियोडिक कंटिन्यूअस रेगुलरली एक खास इंटरवल के बाद मोशन करते रहता है। इसी टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी सर्कुलर और रोटेशनल मोशन की तरह एक पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन उससे अलग कैसे होता है हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। ये जो जहां से जितना दूर आगे गया फिर पीछे गया, मतलब इसको बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन, मतलब इधर उधर। तो इस पोजीशन को जहां से आगे गया फिर पीछे गया, फिर आगे फिर पीछे, तो इस पोजीशन को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। जितना दूर पीछे गया या आगे गया, ये ए और सी पोजीशन को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। बहुत डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, जैसे देख लीजिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है। स्प्रिंग में एक मास ब्लॉक हम लोग फिक्स कर दिए, इसको खींच के छोड़ दीजिए। स्प्रिंग क्या करेगा? ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे उसका मोशन होगा। ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही उदाहरण है। तो स्प्रिंग क्या होगा? इस अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा पीछे गया, देखिए यहां पे, फिर थोड़ा आगे आएगा, तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे शुरू शुरू में था जब डिस्टर्ब नहीं किए थे। एक और एग्जांपल सुनिए, झूला। झूला अगर सिंपली वो झूला जो शेड में मान लीजिए रस्सी बांध दिए और लटक रहा है सिंपली, तो उसको एक बार हम लोग डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं, तो जो लटक रहा था जब हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए थे, तो उसी से थोड़ा आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। तो जिस पोजीशन पे था ओरिजिनल पहले, जब हम लोग उसको छेड़े नहीं थे, उस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। जितना दूर आगे गया, अंतिम जहां तक गया, उसको एक एक्सट्रीम पोजीशन, अंतिम छोर बोलेंगे। पीछे जितना आया उसको एक्सट्रीम। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी एक पीरियोडिक मोशन होता है, लाइक सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। बट दोनों में क्या अंतर है? सर्कुलर मोशन से कैसे अलग है, रोटेशनल मोशन से मोशन कैसे अलग है, बहुत डिटेल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन सिलेबस कराया जा रहा है कि क्या पढ़ना है, किस टाइप का चीज है। दूसरा एक इसमें टॉपिक पढ़ना है वेव मोशन, तरंग। तरंग का मोशन, जैसे लाइट, प्रकाश भी एक तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। साउंड जो ये आप सुन रहे हैं अपने ऑडियो में, ध्वनि भी एक क्या है? तरंग है। मैकेनिकल वेव बताऊंगा मैं। मैकेनिकल में 2 टाइप का वेव हम लोग पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। कैसे ध्वनि हवा में एक जगह से दूसरे जगह जाती है, कैसे ट्रेवल करती है, क्या होता है हवा में कि जैसे मैं साउंड बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे 2 टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव से
रिलेटेड, तरंग से रिलेटेड हम लोग को बहुत डिटेल में हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उसकी वेलोसिटी, फेज, फेज डिफरेंस, बीट्स फॉर्मेशन, ये सब हम लोग डिटेल में बहुत डिस्कस करेंगे। बहुत ही, हाँ, ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन यहां से आता है। जैसे आपका 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से पक्का गारंटी है कि एक ऑब्जेक्टिव सिंपल हार्मोनिक मोशन से रहेगा ही रहेगा। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले जो पढ़े हैं उनका पेपर आप देख सकते हैं, मैं भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर में दिखाऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है, एक सब्जेक्टिव और एक न्यूमेरिकल, या तो सब्जेक्टिव या इससे न्यूमेरिकल पक्का फिक्स है। न्यूमेरिकल किससे, मैं आपको बताऊंगा कि इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। ऑफ कोर्स मोशन है, मोशन है तो विस्थापन होगा वस्तु का, डिस्प्लेसमेंट, कितना वेलोसिटी, कहां पे मिनिमम, कहां पे मैक्सिमम, कहां पे जीरो, कितना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एकदम फिक्स है, 200% फिक्स है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपके परीक्षा में क्वेश्चन रहना ही रहना है। और कुछ नहीं करना होगा, केवल जो मैं आपको नोट्स में पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, उतना ही से आएगा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से मजा के साथ पढ़ेंगे। और 5वां यूनिट आपको पढ़ना है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। अब क्यों नाम दिया गया जी मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक पढ़ना है, ये सब टॉपिक का खोज, इसका डिस्कवरी पिछले 100 सालों के अंदर, 110-120 सालों के अंदर। जैसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका खोज न्यूटन ने 1905 में किया था, और इसी खोज के लिए न्यूटन को नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना। और ऐसी घटना का इन्होंने खोज किया कि जैसे सोलर पैनल से कैसे सन की लाइट टकराती है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी प्लेट पे, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पे, सोलर रेडिएशन अगर टकरा रहा है एक खास वेवलेंथ का, सब डिटेल में बताऊंगा मैं। तो कैसे इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूटन ने खोज किया था 1905 में, नोबेल प्राइज। लेजर, लेजर का आज आप खुद देख रहे होंगे, जैसे अगर आप बिहार के व्यक्ति हैं, बिहार के सिटीजन हैं, पटना में कभी आइएगा तो एक बुद्धा स्मृति पार्क है, उसमें लेजर का शो दिखाया जाता है बिहार के इतिहास के बारे में। तो आज के डेट में लेजर का बहुत ज्यादा यूज बढ़ रहा है, और लेजर का यूज बढ़ चुका है। जैसे आप सुनते होंगे कि इनका आंख का ऑपरेशन लेजर से करवाया गया। तो लेजर एक खास टाइप का लाइट है, एक स्पेशल लाइट बीम है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा। और आप लोग अगर बचपन में वो 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला जो टर्च छोटा वाला खरीदे होंगे और देखते होंगे, तो उसको जलाते होंगे, वो बहुत दूर तक रेड कलर का स्पेशली रहता होगा, बहुत दूर तक रात में जाता होगा, पतला सा, वही है लेजर लाइट। और वो डिवाइस को हम लोग बोलते हैं लेजर। तो एक खास तरीका का लाइट है, बहुत जगह इसका यूज आज के डेट में हो रहा है, मेडिकल फील्ड में, डिफेंस के क्षेत्र में, ठीक है, आपको इंडस्ट्री के क्षेत्र में वेल्डिंग, लाइट डिटेक्टिंग, सरफेस डिफेक्ट्स, क्वालिटी चेक करने के लिए बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है लेजर का। और हम लोग को कुछ खास टाइप का लेजर, जैसे HENE लेजर, गैसियस लेजर, हीलियम नियॉन लेजर गैस के रूप में, सेमीकंडक्टर लेजर, पीएन जंक्शन डायोड लेजर पढ़ना है। एक सॉलिड लेजर भी होता है, जिसका पहला खोज हुआ लगभग 1960-62 ईस्वी में अमेरिका के MIT इंस्टीट्यूट्स में, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1960-62 में जो पहला लेजर बनाया गया, रबी लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर बनाया गया। तो कहने का मतलब इसमें वो टॉपिक पढ़ना है जो पिछले 100 सालों में ऑप्टिकल फाइबर, केबल, डिश का केबल,
जिससे बहुत हाई एफिशिएंसी, हाई स्पीड के साथ कोई भी डेटा, ऑडियो, वीडियो, फाइल लाइट के रूप में ट्रेवल करता है, ऑप्टिकल सिग्नल के रूप में ट्रेवल करता है। किस बेसिस पे? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना क्या होती है, और इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पे ये ऑप्टिकल फाइबर में कोई भी हमारा सिग्नल, सिग्नल मतलब ऑडियो, वीडियो, फाइल्स जो हमारे केबल के थ्रू आता है और टीवी पे हम लोग उस ऑडियो वीडियो को, पिक्चर को देखते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर। नेट का भी अगर हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना है तो जैसे आप सुनते होंगे कि जियो का ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड डेटा के लिए, बिल्कुल हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट इस ऑप्टिकल फाइबर से चलता है। आज के डेट में इसका बहुत यूज बढ़ रहा है भी, भविष्य में भी इसका यूज है। और चौथा एक टॉपिक आपको पढ़ना है नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। इनका रिसेंट यूज बहुत बढ़ रहा है हीट एक्सचेंजर के रूप में, इवन मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है। तो ये सब रिसेंट टॉपिक्स जो पिछले 100 सालों के अंदर खोज हुआ है, ये 4 टॉपिक्स हमको पढ़ना है। मेनली ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, यहां से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जैसे यहां मैंने बोला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से न्यूमेरिकल आएगा, तो इसमें जो 4 टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेजर, ऑप्टिकल फाइबर, नैनो मटेरियल्स, इस चारों में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं तो 3 टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेजर और ऑप्टिकल फाइबर। तो ऐसा नहीं है कि ये यूनिट से क्वेश्चन 14 नंबर का फिक्स है, यहां से भी क्वेश्चन, ठीक है। और वहीं से आएगा, जितना मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा वहीं से लाइन बाय लाइन रहेगा। इसका कुछ आपको पिक्चर यहां शो किया गया है, देखिए जो जैसे देखिए लेजर लाइट का यहां प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना दिखाई गई है कि कैसे लाइट का रेडिएशन किसी मेटालिक्स ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। एक खास वेवलेंथ का लाइट का रेडिएशन एक मेटालिक सरफेस पे पड़ेगा तो कैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि लाइट का रेडिएशन पड़ा और उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। तो उसी घटना, उसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लेजर का एक शो प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिटेल में सब टॉपिक, ये देखिए केबल, तार, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, उसका कुछ एनिमेटेड पिक्चर आपको दिखाया गया है। ये नैनो मटेरियल्स बहुत फाइन एटॉमिक लेवल पे जाके किसी मटेरियल के प्रॉपर्टी का एनालिसिस करना ही नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के हम लोग ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिजिक्स में, ठीक है, और स्पेशली ये किन किन ब्रांच को पढ़ना है आप लोगों को पता है, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर मतलब मैथ और फिजिक्स के बिना सोच भी नहीं सकता है कि हम मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे और सिविल इंजीनियर बन जाएंगे। तो आपके लिए अगर सबसे कोई 2 बेसिक सब्जेक्ट यूज है जिनका आपका पूरा कैरियर में, जब तक आप सिविल इंजीनियर का काम करिएगा, पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, काम करिएगा, पढ़ते रहिएगा, तब तक ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए हमेशा यूजफुल होंगे। कौन कौन 2 सब्जेक्ट? तो मैथ और फिजिक्स। इसीलिए आपके लिए एक केवल नहीं समझना है कि सेकंड सेमेस्टर में पास हो गए, चले सब्जेक्ट खत्म, नहीं। मैथ और फिजिक्स मतलब मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर के लिए एकदम बेसिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बिना आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे या नॉलेजफुल, डिजर्विंग सिविल इंजीनियर बनेंगे या मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहता हूं कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं, बहुत मासूम है, अभी 3-4 महीने हुआ आप लोग को इस दुनिया में एंट्री किए हुए। कभी भी इधर उधर के बात में नहीं पढ़ना है।
टेक्निकल क्लास बिहार का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। पिछले 13 सालों से डिप्लोमा स्टूडेंट को एकदम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जबरदस्त मेहनत के साथ आप लोगों के साथ सेवा दे रहा है। तो किसी के इधर उधर बात में नहीं पड़ना है, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम अपना मेहनत और बच्चों के साथ ईमानदारी से पढ़ाते हैं और बच्चे समझते हैं। तो आपको पूरा हक है पता करने का, तो पता उससे करिए जो टेक्निकल क्लास में मेरे से फिजिक्स या मैकेनिक्स या कोई सर से मैथ या कोई और सब्जेक्ट टेक्निकल क्लास में पढ़ा हो, और वो लड़का बताएगा आपको, वो स्टूडेंट बताएगा कि कैसे यहां दिन रात एक करके सिलेबस खत्म किया जाता है एकदम लाइव क्लास में। केवल सिलेबस ही नहीं, आपको एग्जाम के दिन तक अलग अलग रूप में आप लोगों को ब्रह्मास्त्र, बताइए ब्रह्मास्त्र अगर आप हमारा देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, कौन इंस्टीट्यूट या किस लेवल का ब्रह्मास्त्र कराता है? केवल हम, फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए यूट्यूब पे। ठीक है, तो कभी भी इधर उधर के बात में नहीं पड़ना है। ठीक है, अगर कोई बुराई भी करेगा तो टेक्निकल क्लास का करेगा, बड़ाई भी करेगा तो टेक्निकल क्लास करेगा। इससे साबित आप समझ जाइएगा कि एक ही इंस्टीट्यूट है आपके लिए, टेक्निकल क्लास। क्योंकि जो ब्रांड रहता है उसी के बारे में चर्चा भी होती है। हाँ, कोई हमारा अपोजिशन वाला होगा या कुछ हमसे सोचता चाहता होगा कि इनसे थोड़ा सा टक्कर लिया जाए, लेकिन खैर वो तो टक्कर मेरा बुराई करके या झूठ बुराई करके नहीं ले सकता है। तो अगर बात हो रही होगी मार्केट में या होती भी है तो केवल टेक्निकल क्लास की। क्यों? क्योंकि हम ही है, और ऐसा इसमें कोई ईगो नहीं है, हम रगड़ के पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे रगड़ के रिजल्ट भी देते हैं। तो उससे पता करना है जो टेक्निकल क्लास में पढ़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, तब आपको पता चलेगा, और बिल्कुल हक है आप पता करिए। दूसरी बात कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ये बोल रहा है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कम पढ़ाया गया, ठीक है, तो आप लोग को भी पता है कि पांचों उंगली सेम हाइट की नहीं होती है। आप लोग का फीडबैक हम लोग हमेशा लेते हैं और हमेशा सुधार करते हैं, और तब जाके पिछले 12-13 साल से नंबर 1 इंस्टीट्यूट के रूप में हम लोग टिके हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का फीडबैक, कोई भी बात हमारे लिए सराहनीय होता है, हम लोग उस पर काम करते हैं और हमेशा उसमें सुधार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 100% परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन जो भी क्लास किया होगा वो कंटेंट और मटेरियल से तुलना कर सकता है कि कितना हम पढ़ाए हैं और बाकी कैसे लोग चूरन के रूप में, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आप लोग को दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इधर उधर नहीं भटकना है, बिल्कुल टेक्निकल क्लास और एकमात्र टेक्निकल क्लास। ठीक है, सिविल और मैकेनिकल को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब एक्चुअल टॉपिक के साथ गौतम सर पहला यूनिट से चालू करेंगे, और जब सर पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट खत्म कर देंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ जोड़ूंगा चौथा यूनिट के साथ, जिसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल टॉपिक लेक्चर वाइज फर्स्ट यूनिट से मिलेगा, और आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता होगा कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का बैच है वो 24 तारीख, मतलब 24/12/2024, इसी महीने में 24 तारीख से बिल्कुल इतना जल्दी अर्ली अभी आपका सेमेस्टर खत्म हुआ, 24 तारीख से आपका सेकंड सेमेस्टर भी चालू। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सेमेस्टर पढ़ लिए डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, 24 तारीख से आप लोग का बैच चालू होना है, जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करा लेना है। हम लोग का फी स्ट्रक्चर जो है वो सब आपको मैनेजमेंट से पता चल जाएगा। ठीक है, किस नंबर, इस नंबर को जरूर नोट डाउन कर लेना है। ये 2 नंबर पे आपको किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन हो, 933 करके और 9155 करके, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो, फी के बारे में पूछना हो, वैसे फी हमारा कितना है 1849। आपके पास कुछ समस्या हो सकती है, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, तो इस नंबर पे आपको कोई भी समस्या हो, पैसे की कमी हो, सर अभी पूरा नहीं दे सकते हैं, थोड़ा कम करिए, ये सब बात सुनने के लिए, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही पूछते थे कि सर थोड़ा कम करिए, कितना हूं कम करके दिया जाए। तो इस 2 नंबर को फिक्स कर लीजिए, कोई भी बात हो यहां कांटेक्ट करिए। ठीक है, सारी आपको इंफॉर्मेशन यहां पे दी जाएगी,
और मैं हमेशा बोलता हूं आप लोग का फीडबैक हमारे लिए सबसे बड़ी बात होता है कि कहां पे हम लोग सुधार करें। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही। अब आपको लेक्चर 1 करके बिल्कुल फर्स्ट यूनिट से मिलेगा, ठीक है, और हम लोग मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।